हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम रिफ्रैक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन फॉर द रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस, और अब बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म को लेते हैं और पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमने एक प्रिज्म की फिगर बना दी। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक प्रिज्म लेते हैं। ये हमने एक प्रिज्म मान लिया। ठीक है, ये इसका पीछे का पार्ट है, ये ध्यान दोगे तो पीछे जो होती है ऊपर वाला हिस्सा, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट मान लो। इसको स्ट्रेट ले लेते हैं और ये एज ले लिया हमने। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ये फ्रंट है, वो पीछे बैक में है। ठीक है, एक हमने ये ले लिया और एक पार्ट हमने यहां से ये ले लिया। अगर ध्यान से देखोगे तो प्रिज्म में ये इस तरीके से प्रिज्म बना होगा, ऐसे। ठीक है, ये प्रिज्म आपको ऐसे देखना है। रखेंगे तो हम उसको बाहर से बाउंड्री करेंगे तो एक ट्रायंगल आएगी हमारी। ये इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेस। ये भी एक रिफ्रैक्टिंग फेस होता है। दोनों साइड से कहीं से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है। दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस जहां मिलते हैं, जैसे ये बना हुआ है तो ये एज बन गया, किनारा बन गया। ठीक है बेटा, समझाने के लिए हम माने तो ये ऐसे बन जाएगा एक किनारा। ये प्रिज्म, ये भी रिफ्रैक्टिंग फेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग फेस है। इन दोनों को मिलाएंगे, ऊपर एक किनारा बनेगा। इसको रिफ्रैक्टिंग एज का नाम देंगे। और यहाँ इन दोनों के बीच में इधर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, से इन दिस केस ए। इसको ऐसे कैसे रख के, ऐसे कैसे हम रखें, ये हमारा एज होगा और ये हमारी सरफेस होगी। बाहर से बाउंड्री करेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप लेगी ये। ठीक है बेटा, ठीक है। ये पीछे वाला पोर्शन देखा रखा है यहाँ से, तो तीन इसमें कैसे होते हैं, ये प्लेन सरफेस होती हैं, एक दो और एक पीछे नीचे बनी हुई थी, और दो इसमें ट्रायंगुलर शेप होंगे। जो ए बी सी बनी हुई है ये प्रिंसिपल सेक्शन कहलाएगा। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, ये मेन चीजें होती हैं। रिफ्रैक्टिंग फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस जहां दोनों मिले, रिफ्रैक्टिंग एज, एज के पास जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ प्रिज्म नाम देंगे, और जो ट्रायंगुलर शेप रख के बाउंड्री करेंगे तो उस वाला जो ट्रायंगल वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आपको। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म के अंदर। समझना है पुत्र आपको, बहुत ही अच्छा है। ये छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। अगेन 30 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स से लेक्चर, 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। न्यूमेरिकल्स हम आपकी प्रेजेंस में आपसे पूछ पूछ के डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम करते आए। अगर मान लो लॉकडाउन ऐसे चलता रहता है, स्कूल बंद रहते हैं, तो फिर हम आपके न्यूमेरिकल भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आपको करा देंगे। सुनो बेटा, एक प्रिज्म ले रहा हूं अभी मैं यहाँ, ए बी सी। ठीक है, ये प्रिज्म ले लिया, इसको नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी नाम दिया। फिर एक बात अच्छे से आपने ध्यान रखनी है बेटा, कि फिगर जो बनाएंगे उसको बड़े ध्यान से बना लो, एज पर रूल, और उसी को फॉलो कर लो। आपका सारा आर्टिकल, सारा काम शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल छुपे हुए हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आने चाहिए। अच्छा, बड़ा आर्टिकल है, आई विल टेक फुल टाइम, जितना मेरे को टाइम लगे उतना टाइम लूंगा मैं। ए बी के ऊपर इस फेस पे मान लो एक रे आने लग रही है जिसका नाम है के एल। आपकी बुक में जैसे दे रखा है मैं उसी को मान लेता हूं, एल है भाई ये। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर अंदर ग्लास है, म्यू ग्लास, बाहर एयर है, एयर लिख दिया हमने, म्यू ए लिख देता हूं, वैसे तो 1 होगा, ए ले लिया।
इस पॉइंट के ऊपर चेंज ऑफ मीडियम हुआ, रेयर से डेंसर में गई, तो यहां एक काम करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर दो, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया। रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये पहले फेस पे है इसलिए इसका नाम I1 रखेंगे आप। अब इसको जाना चाहिए था, अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता ये तो इसको बिल्कुल सीधा पार कर देना चाहिए था बगैर किसी डेविएशन के, ये ऐसे निकल जाती है, बगैर किसी डेविएशन के ये रे ऐसे जाती अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता। अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो ये ऐसे जाती, पर प्रिज्म तो आ गया, बीच में आ गई इसकी प्रेजेंस, तो अब यहां रिफ्रैक्शन होगा। रेयर से डेंसर गया तो ये नॉर्मल है, रेयर से डेंसर में जाने पर जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, थोड़ी इस साइड में बेंड होगी, ये इधर से इधर आ गई, ये R1 हो गया भाई हमारा पहला, और रे हमारी एक्चुअल में ऐसे जाएगी, इस फेस पे पहुंची, फिर से चेंज ऑफ मीडियम, बट इस बार जो है वो हमारा डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर से रेयर में जाएगा। समझ रहे हो बेटा, मैं यहां ध्यान दे रहा हूं मैं सारा, इसलिए आपने भी इसी पे ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो एक काम करते हैं, यहां हम फिर नॉर्मल ले लेते हैं इसके, ये नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये नॉर्मल होगा। दूसरे केस के लिए इसको नाम आपकी किताब में दे रखा है R2, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किताब में जैसे दे रखा है मैं वैसे ही मान लेता हूं। अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती है ऐसे, पर चेंज हुआ ना, इसका मतलब अब इस नॉर्मल से दूर हट जाएगा तो इस साइड में आ जाएगी, फाइनल रे हमारी ऐसे दिखेगी आपको, KLM, और यहां N का नाम दे दिया। रे चली ऐसे थी, इंसिडेंट पास होने के बाद गई इस साइड में, प्रिज्म बीच में नहीं आता तो जाती सीधी, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दे हम तो ये जो एंगल आया हमारा, ये वाला एंगल आया, ये इतने एंगल से ये अपने रास्ते से डेविएट हो गई है, डेविएशन हो गया इसका। क्लियर है भाई सभी को? बोलो बेटा। और इस एंगल का नाम होगा I2 लिखा हुआ है आपके केस में, ये वैसे रिफ्रैक्शन एंगल फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो फिगर समझ में आई आपको? फिर से समझना चाहते हो तो कुछ नहीं, जस्ट बैक पीछे जाओ, रिवाइंड करो और हर पॉइंट को फिर से देखो। तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। जब दोनों नॉर्मल्स मिलते हैं उसको मैंने O का नाम दे दिया, ठीक है। कोई पूछे इसके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए कोर्स ऑफ रे बताओ, तो जैसे आपने बनाया है एज इट इज वर्डिंग में लिख दो, और ये वर्डिंग में किसी फिगर को बनाते हुए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं लिखना ही कोर्स ऑफ रे कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है बेटा। तो फिगर क्लियर होगी बेटा हमारी। इस एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ए का नाम देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एवरीथिंग इज क्लियर? अब ध्यान से सुनो, अगर ये रे ऐसे सीधी जाती, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो ये सारा एंगल कितना होता है बेटा? ये सारा का सारा एंगल जो होता वो होता हमारा पहले इस रिफ्रैक्शन पे यहां जो हुआ ये पूरा पूरा I1 के बराबर होता, उसमें से ये R1 हो गया, तो ये जो बच गया इधर वाला, इसको क्या नाम देंगे? पूरे एंगल में से ये घटा देंगे तो ये बन जाएगा I1 माइनस R1, और इसको डेल्टा 1 कहेंगे, पहले रिफ्रैक्शन में जो डेविएशन हुआ वो। क्लियर है? पूरा एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसमें से थोड़ी बेंड होकर इधर आ गई थी तो ये कम हो गया था, इतना डेविएशन हुआ था तो डेल्टा 1, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो, जाना इसको ऐसे था, अब गई है इधर, तो ये एंगल है, इसको डेल्टा 2 का नाम देंगे। सारा I2 है, ये सारा, इसमें से ये सिर्फ R2 है, ये R2, तो ये जो बच गया यहाँ वाला ये एंगल देखो, ये एंगल दिख गया बेटा आपको, मैंने डार्क कर दिया इसको। इस एंगल को नाम देंगे हम I2 माइनस R2 और नाम होगा डेल्टा 2, इसको डेल्टा 2 का नाम दे दिया। इधर वाला ये एंगल है, ये जो डार्क कर रखा ऊपर का, ये डेल्टा 1 है। इधर ये पूरा ये कर रखा है, ये डेल्टा 2 है। सारा एंगल I2 है इसके बराबर, सारा एंगल ये I1 इसके बराबर, ये सारा I1 है, इसमें से R1। अब ये जो इसको ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट को आप P ले सकते हो। एक ट्रायंगल लेते हैं हम,
एल एम पी, ये दो ट्रेंगल एल एम पी, ये वाली ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को ध्यान से समझना भाई, एल एम पी, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों सामने जो है अंदर इंटीरियर एंगल है। तो एक ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्रेंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होगा। ट्रेंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे हम, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये वाला बुक में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, मैंने फिगर बताया, एक्सप्लेन मैंने बड़े अच्छे से कर दिया आपको। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है, दिमाग में रखनी है ऐसे सिचुएशन। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेंगल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ट्रेंगल का नाम क्या है, एल एम पी। अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी है, ठीक है। तो बेटा अब डेल्टा 1 की वैल्यू ये रही, डेल्टा 2 की वैल्यू ये रही, तो हम यहाँ को अलग भी लिख सकते थे, यहाँ इनको अलग भी लिख सकते थे कि डेल्टा 1 कितना, डेल्टा 2 क्या है, अलग लिख देंगे आप, यहाँ इसमें सीधे भी रख सकते हो। तो डेल्टा किसके बराबर आ गया बेटा, डेल्टा 1 की वैल्यू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, दोनों यहां लिखे हुए बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो लिखे हुए दोनों, ठीक है। प्लस वाले इकट्ठे कर लो, I1 है या I2 है, और माइनस वाले इकट्ठे करेंगे तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा ऐसे, और इस इक्वेशन को एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है बेटा। बस यहां जो लिखना है ना उसको बड़ा अच्छे से समझा देना, और ये चीजें कैसे आई उसको बड़े प्रॉपरली वे से आपने बता देना है। पूरी कोशिश की है आपको अच्छा समझा सके। अब सुनो ध्यान से, एक ट्रेंगल लेते हैं हम, ठीक है, ट्रेंगल का नाम है एल एम ओ, ये नीचे वाली, ये वाली, ये एंगल ओ है, मैं बना रहा हूं ट्रेंगल एल एम ओ, ये एल है, ये एम है, ये ओ है, ये जो है R2 है, ये जो है R1 है, और यहां एंगल O है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 180। तो नाउ इन ट्रायंगल LMO R1 एंगल प्लस R2 एंगल प्लस O एंगल, नॉट 0, O है, इज इक्वल टू 180, और यहां से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस O एंगल। O है भाई ये O, ठीक है, 0 नहीं है, ध्यान रखना, इट इज O एंगल, इसको O मान लिया हमने, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल कौन सी, ALOM, ALOM कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ALOM, A ये है, L ये है, O यहाँ है, M यहाँ है, ट्रायंगल ये थी ऐसे, ठीक है, ध्यान देना भाई इस चीज को, कुछ आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, ये ऐसे दिखाई दे रही है आपको। इसमें A और O एंगल दोनों का सम 180 होगा, एंगल A प्लस इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल यहां ये लाइन लिख देंगे, मैं लिख देता हूं A प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से A इज इक्वल टू 180 माइनस O एंगल के बराबर होगी ये चीज, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, कुछ फालतू की बातें नहीं सोचनी है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों बाकी अपने अपने सरफेस पे, ये इसके और ये इसके, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, ये इसके नॉर्मल था, ये इसके नॉर्मल था, तो ये 90 है, ये 90 है, दोनों 180 हो गए। किसी क्वाड्रिल के चारों गुण जो सम एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है, 180 दो हो चुके हैं, तो बाकी दोनों का 180 होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगी है, कहीं इसको साइक्लिक पता नहीं कौन कौन सी नई थ्योरी लगा दो, वो नहीं लगानी है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। 180 माइनस O एंगल R1 प्लस R2,
180 माइनस हो एंगल ए के बराबर। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एंगल ऑफ रीजन की टर्म में R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई, समझ में आया या नहीं? बड़ा आराम से बढ़िया से मैंने आपको समझाने का काम कर रहा हूं मैं, कोशिश रहेगी आपको अच्छा समझा सके। ठीक है पुत्र, अब हम ये वैल्यू यहां से हम दोनों को इकट्ठा करके इक्वेशन 2 को मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, यहां यूजिंग 2 and 3 कर देंगे, उससे ये हमारे पास है इक्वेशन 4 ले लो, काम आएंगे हमारे। अब ये मैंने यहां से बना के हटा देता हूं मैं, क्योंकि हमने इनको यूज कर लिया। यहां ये वाला इसका पार्ट था और ये बड़े वाला पार्ट ये वाला था। ठीक है, अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। समझ में आ गया होगा आपको, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है पुत्र, तो यहां से मैं इसको रिमूव करने लग रहा हूं। कहा ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, बड़े अच्छे से ढंग से समझाएंगे आपको। समझाना ही काम होता है भाई, फिजिक्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। समझ आने के बाद तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज होती है फिजिक्स। समझ में नहीं आए तो सबसे मुश्किल काम आई है। अब सुनो बेटा, अब 4 इक्वेशन को आप एक में रख दो, पुटिंग 4 in 1, पुटिंग इक्वेशन 4 in 1 में रख देते हैं। रखो, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। R1 R2 किसके बराबर, दोनों का जोड़ ए के बराबर, तो ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 ले लो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको बेटा? ये भी काम की चीज है आपकी, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब स्टेप्स में पहले हमने कुछ नहीं किया था, अभी बड़ा आराम से किया है। पहले हमने दोनों के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाले, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की, वहां से ये वैल्यू आ गई। उसके बाद एक ट्रायंगल ली नीचे की, एक क्वाड्रिलेटरल लिया, यहां से इनको प्रूव कर लिया। पहला काम था इस इक्वेशन को लिखना, दूसरा काम था इसका डेरिवेशन, तीसरा काम था वैल्यू पुट करके यहां तक आ गया। अब I1 I2 इसको लेते हैं R1 R2 की टर्म में। इस फेस पे अप्लाइंग सनेल्स लॉ ऑन ए बी फेस, पहले वाला ए बी फेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। कहां से कहां गया, साइन आई बटे साइन आर लिखोगे पहले तो, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1। किस में गया, ग्लास में। किससे आया, एयर से, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख देंगे। बता रखा आपको, अच्छे से समझा रखा है। थोड़े एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के साइन I1 किसके बराबर हो जाएगा, लगभग I के बराबर हो जाएगा। और R किसके बराबर हो जाएगा, साइन R इज इक्वल टू R1 के बराबर हो जाएगा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये आपने यूज कर लेना स्मॉल एंगल के लिए। तो इसकी जगह आई रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे, और यहाँ इसको म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कर देंगे। और हमारे पास यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको यूज करोगे, I1 बराबर है म्यू ग्लास एयर R1, याद रखना। ठीक है, अब ऐसे ही स्नेल्स लॉ फिर से लगाओ ऑन फेस AC, बाई स्नेल्स लॉ ऑन AC, ऑन फेस AC। अब की बार किससे गया, रेयर से डेंसर से रेयर में, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको लिखेंगे साइन R2 बटे साइन I2 किसका काम कर रहा है भाई, रिफ्रैक्शन एंगल का, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए। ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल। किस में गया, एयर में। किससे, ग्लास से एयर में, तो एयर नीचे ग्लास ऊपर। इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो लिख सकते हैं हम ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल। फिर स्मॉल एंगल के लिए लिखो, इसको क्या लिख दोगे, R2, इसको क्या लिख दोगे, I2। ये क्या हो जाएगा, म्यू GA, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, I2 आ गया वो ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास एयर R2। ये चीज आ गई हमारी। ठीक है बेटा, यहां से KL मान लिया। समझ आया या नहीं? अब हमारे पास ये I2 की वैल्यू आ गई, ये I1 की वैल्यू आ गई थी। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहां पुट करो, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं उसको रब कर दूं, अब उसके ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इक्वेशन 5 लिख दी है, तो हमें इक्वेशन 1 की कोई खास जरूरत नहीं है।
4 को 1 में रखने से इक्वेशन 5 बन गई थी। अब उसकी हमें कोई विशेष ज़रूरत नहीं है और अच्छे से हम समझा सकेंगे, इसलिए मैं वहाँ से उसको रब कर रहा हूँ और I1 और I2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना इसमें। ठीक है, इवन इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी अब कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपने इन इक्वेशंस का भी यूज़ करना बाकी है। ठीक है, तो नोट कर लेना, आप उसको पहले नोट करके फिर आगे चलना इस चीज़ में। चलो भाई, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल टू I1 की वैल्यू ग्लास एयर R1, I2 की वैल्यू ये रही, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में R2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पर और माइनस में A। अब इन दोनों में से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर आ गया है, ये रह गया R1 प्लस R2 माइनस A। गौर से देखोगे तो R1 प्लस R2 A के बराबर, तो ये भी A हो गया है, तो इसको हम ले लेंगे म्यू ग्लास A। R1 प्लस R2 को A लिख देंगे। ठीक है, माइनस A कॉमन आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास ये बन गया है बेटा, गौर से देखेंगे तो म्यू ग्लास एयर -1 इंटू A। ये डेविएशन फॉर्मूला फॉर स्मॉल एंगल्स, ये इसको बोले हम डेविएशन फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए हम इसको डेविएशन फॉर्मूला का नाम देंगे। प्लीज बेटा इस चीज का ध्यान रखना। तो सिर्फ आपसे पूछे डेराइव डेविएशन फॉर्मूला फॉर द थिन प्रिज्म, तो अब तक का काम आपने सारा करना है। ये वाली इक्वेशन 4 आपको समझ आ रही है, इसको हमने यहां मैं अलग से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी फिलहाल यहीं लिखे रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा पार्ट यहां तक का सबको समझ में आ गया। मैं फिर कह रहा हूं बेटा 2 बार जरूर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छे से। अब सुनो, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो ये काम अब हमारा इसमें प्रिज्म में आता है एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए आप एक्सप्रेशन निकालो, तो उसके लिए मैं बाय यूजिंग इक्वेशन 5 को ले रहा हूं मैं यहां से। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। इसको यहां से मैं हटा रहा हूं बेटा। इक्वेशन 4 को आपको पता होना चाहिए, ये A के बराबर होती है, और इक्वेशन 4 को मैं यहां लिख रहा हूं। इक्वेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A इक्वेशन 4। ठीक है, इस वैल्यू को 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा, कहीं आएगी तो यूज में लिख लेंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ध्यान देना। I1 माइनस I2 के अंडर रूट दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इसमें जोड़ दिया 2I1 I2 का अंडर रूट और माइनस A। ध्यान से देखोगे, देखो पहले का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा, प्लस करके दूसरा स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा -2, दोनों ये लेंगे -2 I1 I2 का अंडर रूट, तो प्लस में ये कर दिया और फिर कट जाएंगे, तो यही बन जाएगा। ये कैसे आया, इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूं। मैंने किस फार्मूले को यूज किया है तो आप समझ जाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक होता है। ये जो लिया हुआ है इसको हम a प्लस बी के बराबर लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां का रखा हमने और कुछ नहीं किया, बस यही है। अंडर रूट लोगे तो ये a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए बस। ये फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया बेटा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, a की जगह I ले लिया, b की जगह हमने I2 ले लिया। फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम मीन्स डेल्टा m, ये कम से कम हो उसके लिए ये तो फिक्स है भाई। ठीक है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। I1 I2 चेंज होंगे, जब यहां से रे आएंगे तो I1 I2 चेंज होंगे, I1 I2 चेंज होंगे, तो ये तो प्लस में है, ये तो कुछ कम करने से रहा। ये मिनिमम होगा
तब ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये मिनिमम हो जाएगा, ये कम से कम हो जाएगा, और ये कम से कम हो जाएगा तो डेल्टा भी कम से कम हो जाएगा। फॉर डेल्टा टू भी मिनिमम, डेल्टा को मिनिमम होने के लिए, डेविएशन को मिनिमम होने के लिए, जिसको हम डेल्टा एम कहेंगे, क्या होना चाहिए, I1 माइनस I2 का अंडर रूट का स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो फिर और जुड़ जाएगा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा। सिर्फ ये 0 होगा तब ये मिनिमम होगा ये पार्ट, और ये 0 होगा तब ये मिनिमम होगा, क्योंकि स्क्वायर का रखा है तो इनमें कोसाइन भी ज़्यादा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसलिए 0 होना ही जरूरी है। और यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों 0 के बराबर, तो हम क्या लिख देंगे, I1 का रूट I2 का रूट बराबर हो, कहने का मतलब I1 बराबर है I2 बराबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, I1 शुड बी I2 फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, तो हमारी कंडीशन आ गई है, डेल्टा को मिनिमम होने के लिए I1 I2 के बराबर होना चाहिए। I1 को यहां ले ले हम, और I2 को यहां ले ले, ये रहा, सॉरी I2 यहां है, ये I1 ये रहा, I1 ये रहा, ये दोनों बराबर होंगे तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो R1 R2 भी बराबर हो जाएंगे। इन दोनों से देखोगे देन क्यों लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू म्यू जी ए R1, I2 इज इक्वल टू म्यू जी ए R2, ये दोनों बराबर, तो कट के क्या जाएगा, यहां से क्या जाएगा, R1 शुड बी इक्वल टू R2। जब डेल्टा मिनिमम होगा तो I1 I2 के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, ये बात पक्की है। अब ये दोनों वैल्यू जो हमारी, इन दोनों वैल्यू को हम किसी भी फेस पे जो लगा हुआ है स्नेल्स लॉ पे लगा देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा आपको, क्योंकि बोर्ड पे हमने कितनी बार कर लिया है, स्टिल वी नीड स्पेस हमें अब भी, क्योंकि अब हम एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है प्रिज्म के लिए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहां से आपको समझ आ गया बेटा, डेल्टा टू विद डेल्टा मिनिमम, उसके लिए इसको हमने लिखा पहले इस फॉर्म में, इसको मिनिमम होने के लिए ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर, इसको 0 करेंगे हम, फिर I1 I2 बराबर आ जाएंगे, I1 I2 बराबर आ गए तो इसमें रखेंगे I1 और I2 को बराबर रखेंगे तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी दोनों बराबर हो गए। समझ आया बेटा यहां से बात। अब एक काम करते हैं, फिर से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं एक फेस के ऊपर। ठीक है, वो लगा ही रखा हमने, लगाते क्या है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और यहां ऐसे कैसे इसको रख लेता हूं भाई, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए I1 बराबर I2 बराबर I ले लो। ठीक है, और R1 बराबर है R2 बराबर R ले लो। सही है, हमने ये मान लिया। अब एक काम करते हैं बेटा, हमारे पास यहां से इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन है, एक को 4 में रखो, यहां इक्वेटिंग 4, R1 बराबर R2, तो एक पुटिंग इन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर है A, दोनों R हो जाएंगे, 2R हो जाएगा, तो R बराबर है A/2 आएगा। पुटिंग, इसमें से इसको 4 में पुट कर देंगे हम, यहां पुट करते ही हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको अगर हम यहां इसमें रख दें तो क्या बनेगा, इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, पुटिंग इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। अब इक्वेशन 5 हमारे पास ये थी, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A4, डेल्टा बराबर है डेल्टा M, डेल्टा बराबर डेल्टा M होगा तो I1 बराबर I2 होगा, और दोनों ही I के बराबर होंगे, और A तो है ही। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, डेल्टा इसे क्या रखोगे, डेल्टा M, और यहाँ क्या रखोगे, बराबर है, दोनों I के बराबर है तो I लिख दो, 2I हो जाएगा, माइनस A, यहाँ से I की वैल्यू निकालो, इधर ले आओ इसको, A प्लस डेल्टा M बाई इधर 2I हो जाएगा, I निकालेंगे तो बाई 2 हो जाएगा। ये I की वैल्यू आ गई भाई, यही I की वैल्यू है, यही I1 की है, यही I2 की है, क्योंकि सारी चीजें बराबर है।
ठीक है, तो दिस इज फॉर I और फॉर I1 और I2, दिस इज फॉर R1 और I2। अब इन दोनों वैल्यूज को इस स्नेल्स लॉ में फिर से रख दो, ठीक है। तो क्या रखेंगे इसको, बोलो, साइन I को क्या लिखेंगे, I1 को I ये रहा, क्या लिखेंगे, A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R को क्या लिखेंगे, R के बराबर, R1 को R के बराबर, तो क्या लिख देंगे, साइन A बाई 2। ये बन गया म्यू ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला बेटा बिल्कुल बेसिक से आपको कराया है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा ये मिनिमम हो, कम से कम हो, उस चीज के लिए हमने मैथमेटिकल चीज को लिया है, ठीक है। एक काम और भी हो सकता था, इसको हम ग्राफ से भी कर लेते हैं। ग्राफ से करते हैं तो किस तरीके से होगा, उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा यहां से, क्योंकि हमने आपकी किताब में इसको अलग से कर रखा, मैंने इसी में कर दिया। ये प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, अगर हम आई को चेंज करते जाएं, इधर तो मैंने आई ले लिया, जो ये आई इसको चेंज करते जा रहे हैं, ज्यादा से कम से ज्यादा करते जा रहे हैं, और इधर डेल्टा एंगल ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये ऐसे आएगा, सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये एंगल मान लो डेल्टा है, इसके लिए एक तो I1 यहां बनेगा और एक I2 यहां बनेगा। सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल होंगे इंसिडेंस के, एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी करेंगे तो भी वही आएगा सेम एज इट इज, ठीक है। जब मिनिमम डेविएशन होगा, जब ये इधर जाएंगे और नीचे, मिनिमम डेविएशन तो ये हुआ ना बेटा, ये मिनिमम डेविएशन हुआ, इसमें आते ही सिर्फ एक एंगल रह जाएगा, दोनों यहां आएंगे तो ये इधर नजदीक आगे, और नीचे आएंगे दोनों और नजदीक आ जाएंगे। जब मिनिमम होगा तो वहां I1 बराबर है I2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ग्राफ से भी कर सकते थे, पर ग्राफ से ज्यादा बेटर ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ग्राफ भी ध्यान रखना, आपकी बुक में बना रखा है ये, ठीक है। समझ आया या नहीं? हाँ, इस I1 से भी अगर कम लेंगे, इससे भी कम लेंगे, तो ऐसा काम होगा, यहां से तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, पर इस सरफेस पे जब जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल से ज्यादा बन जाएगा, बाहर जाने के बजाय अंदर ही वापस आ जाएगा, तो मैक्सिमम डेविएशन हो जाएगा वो, ठीक है। सेम इसी तरह से यहां से चलेंगे, वो क्रिटिकल के लिए ज्यादा हो जाएगा, तो वही कंडीशन फिर आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, आपको मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला करना है, वो मिनिमम डेविएशन का आपने कर दिया, प्रिज्म फॉर्मूला के लिए आपको ये काम करना है। क्लियर है बेटा? बहुत बड़ा आर्टिकल है, एक दिन में एक ही कराते हैं, आपको यही कराया है, ठीक है। याद रखना आपने इस चीज को, ठीक है पुत्र, तब आगे चल के थोड़ा काम समझ में आएगा। आज हम ज्यादा इस पे नहीं, मैंने कहा 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो एक छोटा पार्ट आपको अभी और मैं करा देता हूं, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, और करा देते हैं, थोड़ा बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं, फिर आगे इकट्ठा दूसरे लेक्चर में सारा लेंगे। मिटा दो बेटा इसको प्लीज, रिक्वेस्ट है, बड़े प्यार से, बड़े बढ़िया तरीके से आपने इसको करना है, ओके बेटा। देखो अब क्या होता है पार्ट, छोटी क्लासेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो मैं करा रहा हूं, लेकिन इसका यूज यहां आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब I1 I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाएगी। अब सुनो, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन, ठीक है। इसको आपने समझना, ये प्रिज्म ले लिया बेटा हमने, इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट आई, इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, इसमें से रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे इसमें से व्हाइट लाइट ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट, ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इसमें आती है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होते ही
वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, ये 7 कलर से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो वो 7 के 7 कलर अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे रिफ्रैक्शन में, अलग अलग बन जाएंगे। और सब स्प्लिट होके अलग से अपना ऐसे डेविएट होके निकलेंगे। इस तरह से वो टूट जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उनका ब्रेक हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और इस फिनोमेना का ही क्या नाम है? डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, जो कलर होते हैं सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर होगा, डायलेट मतलब डेविएशन, और सबसे कम रेड कलर का होगा। वेब ग्योरो, वेब ग्योरो उल्टा लिखा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। वेब ग्योरो 7 कलर ये होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लिखेंगे तो नीचे से ऊपर लिख देंगे, ये डेविएशन का तरीका होगा। सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा वो होगा बेटा वॉयलेट कलर। अगर यहां से लेंगे तो वॉयलेट का एंगल ज्यादा इसके कंपैरिजन। ठीक है, इस फिनोमेना का ही क्या नाम है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वाइट रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors on passing through a prism is called a dispersion of light. The 7 color so obtained in a particular order, in a definite order, is called spectrum. इसको नाम देंगे हम स्पेक्ट्रम का। डेल्टा सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का होगा और सबसे कम जो होगा वो रेड का होगा, मोस्ट, और ये रेड लीस्ट, कम से कम होगा। ठीक है, होता क्यों है उसके लिए सुनो। जो ग्लास होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कलर की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कोचेज रिलेशन। कोचेज रिलेशन क्या कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ग्लास है वो होता है वेवलेंथ के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। ABC आर कांस्टेंट। अब जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसके लिए म्यू कम होगा, जिसकी लैम्डा कम होगी उसके लिए म्यू ज्यादा होगा। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रिज्म का डेविएशन एंगल वो ये था म्यू -1 इंटू ए। अब यहां से आपको साफ पता लग रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। और यहां से क्या लिखा हुआ है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर मिनिमम। ये चल रहा है यहां से, इनका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, इधर लैम्डा है, इधर म्यू है। ठीक है, यहां से अब रेड लैम्डा को रखेंगे यहां से साफ, इन दोनों को आपस में यूज करेंगे तो क्या होगा? म्यू आर इज लेस देन म्यू वॉयलेट। और यहां से ये साफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो म्यू रेड इज लेस देन म्यू वॉयलेट, डेल्टा वॉयलेट। ये कारण होता है इसका बेटा। ये ज्यादा है रेड के लिए तो रेड के लिए कम बनेगा, रेड के लिए डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बना तो डेविएशन भी कम हुआ, रेड का डेविएशन कम होगा। इस तरीके से ये पार्ट हो जाता है। दिस इज द डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म। और क्यों अलग अलग कलर में होते हैं? क्योंकि सभी की अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है सबके लिए। यही लेंस, यही प्रिज्म सबके लिए अलग अलग म्यू देगा, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू हो गया, तो अलग अलग म्यू हो चुका है तो अलग अलग डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा अलग अलग हो जाएगा तो सब अलग अलग डेविएशन पे आएंगे, स्प्लिट होकर अलग अलग दिखेंगे हमें। ठीक है, दिस इज कॉज ऑफ ए डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। ठीक है बेटा, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपने इसी को पढ़ना है बस। इसका यहां तक करने के बाद फिर इकट्ठा काम कराएंगे आपको, एक लेक्चर और लगेगा, डिस्पर्सन वाला जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस इतना ही काम है। तो करोगे बेटा? ठीक है, बहुत अच्छा से करना, बढ़िया से करना। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।